गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार अभियान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में 3 विजय संकल्प रैलियों को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह 4 जिलों में करेंगे जनसभाएं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी राज्य में करेंगे प्रचार। भाजपा ने आज फिर खोला आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी स्टिंग में एमसीडी चुनाव के दौरान टिकटों के बंटवारे में पैसे के लेन देन का किया बड़ा खुलासा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से बजट पूर्व बैठकें करेंगी शुरू। वित्त मंत्री आज उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ करेंगी परामर्श। कतर में फीफा विश्व कप के एतर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूएन प्रमुख गुटरेस समेत कई वैश्विक नेताओं के साथ की मुलाकात। उपराष्ट्रपति आज भारतीय समुदाय के लोगों के साथ करेंगे बातचीत। कतर के राष्ट्रीय संग्रहालय का भी करेंगे दौरा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के दूसरे संस्करण का किया उद्घाटन। भारत को बताया दुनिया के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक। कहा इस समारोह में युवा प्रतिभागियों को मिलेंगे नए अवसर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मुकाबले में इक्वाडोर ने मेजबान टीम कतर को 2-0 से दी मात। आज होने वाले 2 मुकाबलों में इंग्लैंड की ईरान से, वहीं सेनेगल की नीदरलैंड से होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। इस चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुरेंद्रनगर, जंबूसर और नवसारी में 3 विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सौराष्ट्र में 4 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने अमृतकाल में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। वहीं गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज द्वारका, सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ जिलों में 4 जनसभाएं करेंगे। और वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने चुनाव प्रचार को गति देने में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सूरत और राजकोट में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात में आज दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। इस चरण के लिए 1112 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को मतदान होगा, जिसमें 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से बजट पूर्व बैठकें शुरू करेंगी। वित्त मंत्री आज उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 2023 से 24 के बजट बनाने में हितधारकों से सुझाव के लिए सीतारमण आभासी माध्यम से बैठकें करेंगी। 22 नवंबर को वित्त मंत्री कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। 24 नवंबर को वे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा सेवा क्षेत्र और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक 28 नवंबर को होगी। इन सुझावों पर 2023 से 24 के बजट में गौर किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में कहा कि इस समारोह में देश के दूर दराज के इलाकों से युवा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
इस कार्यक्रम से युवा प्रतिभागियों को नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही भारत में युवा नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के आमंत्रण पर कतर की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे आज अपनी यात्रा के दूसरे दिन भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति कतर राष्ट्रीय संग्रहालय का भी दौरा करेंगे। वे प्रवासी भारतीय श्रमिकों के लिए कार्यरत भारतीय समुदाय संगठन के सदस्यों और राजस्थान परिवार कतर के सदस्यों के साथ भी विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने कतर राज्य के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह से इतर विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। और वहीं भाजपा ने आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी स्टिंग में एमसीडी चुनाव के दौरान टिकटों के बंटवारे में पैसे के लेन देन का बड़ा खुलासा किया। देखिए। रहकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर से आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में से जिस प्रकार के स्टिंग उभर कर आ रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। जो पार्टी यहाँ पर भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने आई थी, वो किस प्रकार से उगाही करने में व्यस्त है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अरुण गोयल ने आज चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अरुण गोयल दिसंबर 2027 तक निर्वाचन आयोग में अपनी सेवाएं देंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। और ओडिशा के कोरई रेलवे स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। मालगाड़ी के पटरी से उतरने पर रेलवे स्टेशन की इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे से रेलवे लाइन भी अवरुद्ध हो गई है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। और आज विश्व मत्स्य पालन दिवस है। इसका लक्ष्य मत्स्य भंडार की स्थिरता और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विश्व में मछली प्रबंधन के तरीकों में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। मत्स्य पालन विभाग स्वस्थ महासागर पारिस्थितिकी तंत्र और सतत मत्स्य पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दमन में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सरकार इस मामले में पिछले 3 वर्षों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को सम्मानित करेगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक प्रदर्शनी और प्रौद्योगिकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। और वहीं अब तक निजी स्कूलों में ही प्री प्राइमरी यानी नर्सरी और केजी कक्षाओं की पढ़ाई होती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में भी बाल वाटिका नाम से प्री प्राइमरी कक्षाओं की शुरुआत कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर के 49 केंद्रीय विद्यालयों में 3, 4 और 5 साल के ऊपर के बच्चों के लिए बाल वाटिका की शुरुआत हो गई है। सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों में बाल वाटिका शुरू करने की घोषणा की है। खेलते कूदते और गानों की धुन पर नाचते गाते ये बच्चे हैं नई दिल्ली के रोहिणी स्थित केंद्रीय विद्यालय के। यहाँ पर 3 से 5 साल के बच्चों की कक्षाएं लगी हैं। ये बच्चे हैं बाल वाटिका 1, 2 और 3 के। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर के 49 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत की है। मकसद है खेलकूद और अन्य रोचक क्रियाकलापों के जरिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देना। We are not focusing on the textbooks. We are more focusing on this social environment, what they are learning from the environment. That is more important for them.
So we are not focusing on the reading, writing. जो पहले बच्चा करता था कि लिखना पढ़ना, that is not important for us. The more important is that we should make them a good human being so that they should get inculcate good moral values from us. हमें अगर जो भी पढ़ाना है वो हम स्टोरी के थ्रू पढ़ा रहे हैं और राइम के थ्रू पढ़ा रहे हैं एंड प्ले वे एक्टिविटी एंड मॉन्टेसरी अपरेटस का भी यूज़ हम कर रहे हैं इसके अंदर एंड गेम्स वगैरह जो भी हमें पढ़ाना है वो स्टोरी से एंड राइम से ही पढ़ाना है बिकॉज जो बच्चे का माइंड है वो अपनी दुनिया में होता है, हमें उनकी दुनिया में जाकर उन्हें पढ़ाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार प्री प्राइमरी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। इसी के तहत नर्सरी और केजी कक्षाओं की तर्ज पर केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की शुरुआत की गई है। हम इन पर बोझ नहीं डाल रहे हैं, इनको बच्चों को ये महसूस कराते हैं कि ये आपके घर जैसा माहौल है, यहाँ बच्चे खेलते कूदते हुए उनको पढ़ाया जा रहा है और जितनी चीज़ें उनको सिखाई जानी चाहिए, मैनर्स हैं, कटसी हैं, बोलने के तरीके हैं, बैठने उठने का ढंग है, ये सारी चीज़ें हम उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं और उनके लिए बच्चे अच्छे से ग्रो कर सके, उनका एक स्मार्ट जो किड्स होते हैं उनको बनाने में हमारा ये श्रेय जाएगा। बाल वाटिका में बच्चों को पढ़ाने का तरीका सरकार की उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम के मसौदे पर आधारित है, जिसमें स्कूल बैग और किताबें शामिल नहीं हैं। NCERT बाल वाटिका कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। एज मदर टीचर विद अफेक्शन वी टेक केयर ऑफ देम और उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, हाइजीनिक हैं, बहुत सारे पोलाइट वर्ड्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बच्चों को स्टोरीज़ के थ्रू, सम गेम्स वी हैव कि बच्चों को डिसिप्लिन में कैसे लाना है, बिकॉज छोटा बच्चा है उसको डिसिप्लिन का मतलब ही नहीं पता होता, बट उनकी जो एक लिसनिंग पावर है, जो स्किल्स होती हैं हमारी स्पीकिंग लिसनिंग की स्किल्स, वो हम डेवलप करते हैं विद गेम्स। बेसिकली हमें बच्चों को पूरी तरह इन्वॉल्व रखना है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो खुद उनके थ्रू गो थ्रू हो चुके हैं, इस वजह से उनको मतलब हमें इन्वॉल्व करके पढ़ाना है। जो भी एक्टिविटी हम कराते हैं उनके साथ वो हैबिचुअल हो जाएं, आगे वाली जैसे अपनी डे टू डे लाइफ है उनकी, उसमें वो सरवाइव कर सकें। ऐसा माना जाता है कि बच्चों का 85% से अधिक दिमागी विकास 6 साल तक की उम्र में ही हो जाता है। ऐसे में बाल वाटिका की शुरुआत बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच दिल्ली पुलिस से CBI को ट्रांसफर करने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। एक वकील की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस जांच से जुड़ी हर जानकारी मीडिया को लीक कर रही है। 6 महीने पहले हुए इस मर्डर की मुकम्मल जांच करने में पुलिस समर्थ नहीं है, लिहाजा जांच CBI को सौंपी जाए। और काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से काशी आए प्रतिनिधियों के पहले जत्थे ने पवित्र नदी गंगा के घाट, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, तथागत घाट और मूलगंधा कुटी विहार, सारनाथ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विशाल परिसर में स्थित प्रदर्शनी स्थलों का अवलोकन किया। प्रतिनिधियों ने हनुमान घाट पर स्नान किया। स्नान के बाद वे बाबा दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में ध्यान किया। प्रतिनिधियों ने सारनाथ का भी दौरा किया। ये स्थल 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। उन्होंने भगवान बुद्ध के पहले उपदेश के स्थल पर जाकर हजारों वर्ष पुराने इतिहास और विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रतिनिधियों ने पुरातात्विक परिसर, मूलगंधा कुटी विहार और उसके आसपास के आकर्षणों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रतिनिधियों, जिनमें ज्यादातर तमिलनाडु के विद्यार्थी शामिल थे, उन्होंने सुबह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर और काशी तमिल संगमम स्थल पर स्थित विभिन्न प्रदर्शनी स्थलों का भी दौरा किया। उन्होंने 2 पवित्र शहरों के समृद्ध सांस्कृतिक और इतिहास के बारे में जानने और ज्ञान इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की। काशी और तमिलनाडु ने मिलकर संगम को
प्रज्वलित किया और इसकी आभा के अंतर्गत पूरी घटना का उत्साह हर पीढ़ी के दिल में उतर गया। इस कार्यक्रम में अब तक तमिलनाडु के मेहमानों और प्रतिनिधियों की उपस्थिति न केवल ऐतिहासिक काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में प्रेरणादायक है, बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय काशी निवासियों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय थी। आगे बढ़ते हैं। G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद भारत वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साझेदारी यानी GPAI का अध्यक्ष पद संभालेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर फ्रांस से प्रतीकात्मक रूप से अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए आज टोक्यो में आयोजित GPAI की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायित्वपूर्ण और मानव केंद्रित विकास में सहयोग देने की अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देश हैं। भारत 2020 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में इस संगठन में शामिल हुआ था। और तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनके सैन्य विमानों ने उत्तरी सीरिया और इराक में कई हवाई हमले किए हैं। तुर्की ने F-16 फाइटर जेट से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस हमले में 31 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की ने कहा है कि यह कार्रवाई इस्तांबुल में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत और 80 लोगों के घायल होने के बाद की गई है। बता दें कि 13 नवंबर को इस्तांबुल के एक व्यस्त बाजार में आतंकी हमला हुआ था। तुर्की ने इस धमाके के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। और अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक LGBTQ नाइट क्लब में एक बंदूकधारी ने गोली मारकर 5 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में 25 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर है और उनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोलोराडो पुलिस ने कहा है कि वे हमले के कारण की जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान नाइट क्लब में राइफल सहित कई अन्य अज्ञात हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस हथियारों के धारकों की तलाश कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हिंसा की निंदा करते हुए एक बयान में कहा कि अमेरिका नफरत को बर्दाश्त नहीं करेगा। और उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना पर पूर्वी क्षेत्र में हमला करने का आरोप लगाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने पूर्वी क्षेत्र में लगभग 400 हमले किए हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों के खिलाफ मदद करने वाले देशों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रूस के हमलों से क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना को फिर से बहाल करने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। और यूक्रेन के खेरसोन शहर में रूसी सैनिकों की वापसी के बाद पहला सुपरमार्केट खुल गया है। स्थानीय लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए उमड़ पड़े हैं। रूस ने खेरसोन शहर में कब्जे के दौरान खरीदारी करने के लिए रूस में निर्मित कई वस्तुओं का आयात शुरू कर दिया था, जिसका भुगतान रूसी करेंसी रूबल के जरिए किया जा रहा था। लेकिन यूक्रेन के निवासी अब सुपरमार्केट में अपना पसंदीदा सामान खरीदने से काफी खुश हैं। यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले क्षेत्र दक्षिण यूक्रेन में एक परमाणु संयंत्र के पास दर्जनों विस्फोट हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि इस तरह के धमाकों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दोनों देशों से हमला रोकने का अनुरोध किया। वहीं दूसरी तरफ रूसी प्रशासन ने धमाकों के दौरान किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं दी है। कजाकिस्तान की बात करें तो वहां पर राष्ट्रपति पद के लिए कल मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार 69.43% मतदान दर्ज किया गया। कजाकिस्तान में मौजूदा राष्ट्रपति कासिम-जोमारत तोकायेव के जीत की स्पष्ट संभावना जताई जा रही है। तोकायेव के खिलाफ 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं चुनाव जीतने वाले को 7 साल का कार्यकाल मिलेगा। पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के इस्तीफे की मांग को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले कैस्टिलो के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जनरल अटॉर्नी के कार्यालय के बाहर भी मार्च किया था।
और फीफा विश्व कप की बात करें तो फीफा विश्व कप 2022 का पहला रविवार को मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच पहला मैच खेला गया, जिसे इक्वाडोर ने 2-0 से अपने नाम कर लिया। विश्व कप के इतिहास में पहली बार कोई मेजबान टीम उद्घाटन मुकाबले में हारी है। अब कतर की नजर अगले 2 मैच में नीदरलैंड और सेनेगल के खिलाफ उलटफेर करने पर होगी। वो साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका की तरह विश्व कप के पहले दौर से बाहर नहीं होना चाहेगी। विश्व कप इतिहास में सिर्फ 2010 में दक्षिण अफ्रीका ऐसा मेजबान देश था जो विश्व कप के ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ सका था। ग्रुप ए के इस मुकाबले को जीतकर इक्वाडोर ने 3 अंक हासिल कर लिए हैं। इक्वाडोर के लिए दोनों गोल कप्तान एनर वेलेंसिया ने दागे थे। और कतर में हो रहे फुटबॉल विश्व कप में आज सेनेगल की टीम नीदरलैंड्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अल थुमामा स्टेडियम में खेला जाएगा। 2018 फुटबॉल विश्व कप में क्वालिफाई करने से चुकी नीदरलैंड्स की टीम में 4 साल के अंदर काफी बदलाव दिख रहा है। टीम के खिलाड़ियों के खेल में जबरदस्त निखार देखने को मिल रहा है। कोच लुइस वान गॉल के प्रशिक्षण में टीम ने अपने प्रदर्शन के ग्राफ को ऊपर तक पहुंचाया है। नीदरलैंड्स की टीम पिछले 15 मैचों से अजेय चल रही है। टीम ने 2014 के विश्व कप में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। डच टीम 1974, 1978 और साल 2010 में विश्व कप के फाइनल तक पहुंची है। वैसे भी नीदरलैंड्स की टीम मौजूदा समय में अच्छे रंग में है। इस टीम ने यूएफा नेशंस लीग के सेमीफाइनल तक खुद को पहुंचाया, जबकि अपने विश्व कप क्वालिफाइंग अभियान में टीम टॉप पर रही। वैसे डच टीम सेनेगल के खिलाफ आज तक मैदान पर नहीं उतरी। ऐसे में ये पहली बार होगा जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। नीदरलैंड्स की टीम ग्रुप ए में है, जहां उसके अलावा सेनेगल, कतर और इक्वाडोर की टीम है। ऐसे में टीम के अगले दौर में पहुंचने की संभावना काफी ज्यादा है। हालांकि टीम के सामने कुछ परेशानियां भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा सिरदर्द मेम्फिस डिपे की हैमस्ट्रिंग समस्या के चलते इस मुकाबले में न खेलना है। लेकिन चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। टीम का सामना सेनेगल से है, जो कि अपने स्टार खिलाड़ी सादियो माने के बगैर मैदान में है। सेनेगल की टीम अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मौजूदा चैंपियन है और टीम मिस्र जैसी टीम को हराकर विश्व कप में आई है। हालांकि ये बात अलग है कि इन दोनों ही कामयाबियों में माने का रोल अहम था। ऐसे में सादियो माने के बगैर सेनेगल के लिए नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत का मोर्चा खोलना आसान नहीं रहने वाला। वैसे सेनेगल की टीम पिछले 4 मैच से अजेय है और टीम की कोशिश यही रहेगी कि वो अपने इस अंदाज को ऑरेंज टीम के खिलाफ भी जारी रखे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं गत चैंपियन फ्रांस की विश्व कप उम्मीदों को करारा झटका लगा, क्योंकि टीम के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा शनिवार को ट्रेनिंग के दौरान बाईं जांघ में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बेंजेमा का विश्व कप जीतने का सपना कतर में एक भी मैच खेले बिना ही खत्म हो गया। बेंजेमा ने टीम के साथ ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया, लेकिन बाईं जांघ में दर्द महसूस होने के बाद उन्हें ट्रेनिंग से बाहर होना पड़ा। वैसे बेंजेमा पहले बड़े खिलाड़ी नहीं हैं जो इस विश्व कप के में चोट के चलते बाहर हुए हैं। इससे पहले भी कई दूसरी टीमों के नामी खिलाड़ी भी चोट के चलते विश्व कप से दूरी बनानी उन्हें पड़ी है, जिसमें सेनेगल के स्टार खिलाड़ी सादियो माने भी, आपको बता दें, उनका भी नाम शामिल है। और पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने साल का अंतिम कि जो खिताब है वो अपनी जीत के साथ हासिल किया। वहीं जोकोविच ने एटीपी विश्व टूर फाइनल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूड को 7-5, 6-3 से शिकस्त दी। और आइए आपको गुजरात के सुरेंद्रनगर लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। અને પીવાના પાણી માટે ટેન્કરો, હેન્ડપંપ અને ટેન્કર માફિયાઓનું નિયંત્રણ, સરકારમાં બેઠેલા લોકોને ટેન્કર માફિયાઓની જોડી, એમના જ ભત્રીજાઓના ટેન્કર ચાલતા હોય અને ટેન્કર બી અડધું ભરીને લાવે અને આખાના પૈસા લઈ જાય, એ આપણા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાએ જોયેલું છે ભાઈઓ। એ વખતે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પાણી માટે વલખા મારતા લોકોના ફોટા आखा देशना छापा में छपाता था। भाइयों बहनों, ये दृश्य हूँ भूली न सकूं अने त्यारे मैं आ सुरेन्द्रनगरनी धरती पर आवीने शपथ लीधा था कि आ परिस्थिति बदलवा माटे जे कांई करवू पड़े करीशुं। रात दिवस मेहनत करीशुं, नवी नवी योजनाओं लावीशुं, पण आ धरतीने पाणीदार बनावीने रहीशुं, कारण के अहींना लोको पाणीदार छे।
અને એકવાર આ પાણી પાર લોકોના હાથમાં આ પાણીનું શસ્ત્ર આવી જાય ને તો એ પથ્થર પર પાટું મારીને સોનું પકવે એવી તાકાત ધરાવનારા લોકો છે ભાઈઓ. આ મારું ઝાલાવાડ છે. ભાઈઓ બહેનો, આપણે સૌની યોજના લાયા. આપણે માં નર્મદાનું પાણી પાઇપ, અને પાઇપ પણ કેવડી, અંદર મારુતિ કાર ચલાવો ને એવડી મોટી પાઇપ, એ પાઇપ લઈને અને આપણી ઢાકી એન્જિનિયરો જોવા આવે છે, એન્જિનિયરિંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ જોવા આવે છે. આ ઢાકીમાં 20 માળ ઊંચે પાણી આખું ચડાવવાની આખી નર્મદા નદી, કારણ કે આપણું સૌરાષ્ટ્ર છે ને એ ઊંધી રકાબી જેવું છે. પાણી પહોંચાડવું હોય તો પહેલાં પાણી ઉપર લઈ જવું પડે ને પછી પાણી પહોંચે. એ ઢાકી પણ આવડું મોટું એન્જિનિયરિંગનો કમાલ એ પણ મારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર છે. તમે વિચાર કરો ભાઈ, તમે મને એક કોંગ્રેસી બતાવો જેને આવું કરવાનો વિચાર આવે. કરવાની વાત જો જવા દો, આવું કરવાનો વિચાર આવે એવો એક કોંગ્રેસીનું નામ મળે તમને ભાઈ? મળે? હવે એમના હાથમાં કઈ અપાય? મને બરાબર યાદ છે, આ ધોળી ધજા ડેમ ભરવાનો હતો ને ત્યારે હું તમારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવ્યો હતો. અને આ ધોળી ધજા ડેમના, અને ત્યારે મેં તમને કહ્યું હતું ભાઈ એક કામ કરજો, દરેક કુટુંબ એક ઝાડ વાવી આવજો, ત્યાં એક સરસ મજાનું ઝાડ વાવજો, યાત્રાધામ બની જશે ધોળી ધજા ડેમ. ભાઈઓ બહેનો, અમારું ઝાલાવાડ, અમારું કાઠિયાવાડ અને અમારા ભાઈઓ બહેનો એમનું જીવન આસાન બને, જીવન સરળ બને, એના માટે અમે આ કરતા હતા. અને અમે સપના ખાલી જોતા નથી, અમે સપના આવે એટલે સંકલ્પ થાય એની ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ. અને સંકલ્પોની વાતો કરીને લોકોને મૂર્ખ નથી બનાવતા, અમે સંકલ્પની અંદર પરિશ્રમ કરીને સિદ્ધિ લાવતા હોઈએ છીએ. ભાઈઓ બહેનો, આ કામ અમે કર્યું છે. આ જ્યોતિગ્રામ યોજના મને યાદ છે, મેં જ્યારે કહ્યું હતું ગુજરાતમાં કે હું 24 કલાક ઘરમાં વીજળી આપીશ, લોકોના જીવન ધોરણ સુધારીશ. વિધાનસભાની અંદર કોંગ્રેસના મિત્રોએ ભાષણ કર્યું હતું. એમણે કહ્યું હતું કે આ નરેન્દ્રભાઈ નવા માણસ છે, એમનો અનુભવ નથી, એ કોઈ દી સરપંચ નથી રહ્યા, કોઈ દી મ્યુનિસિપાલિટીમાં નથી બેઠા, એટલે આ બધી વાતો કરે છે. પણ 24 કલાક વીજળી કેવી રીતે મળે ભાઈ? અમે આટલા બધા વર્ષ રાજ કર્યું છે, શક્ય જ નથી. આવું વિધાનસભામાં કોંગ્રેસના નેતાઓ બોલ્યા હતા. ત્યારે મેં એમને કહ્યું હતું, મેં કહ્યું વડીલો છો તમે, તમારો અનુભવ છે, કામ કઠિન છે એમ તો હું જાણું છું. ગુજરાતમાં ઘરે ઘરે 24 કલાક વીજળી પહોંચાડવી એ કામ અઘરું છે, હું તો જાણું છું. પણ અઘરા કામ કરવા માટે તો મને બેસાડ્યો છે. સીધા સાદા કામ કરવા માટે તમે હતા જ, અઘરા કામ કરવા માટે જ મને બેસાડ્યો છે. અને એટલા માટે અઘરા કામ કરવું પણ છું, અને અઘરા કામ પૂરા કરીને લોકોનું ભલું પણ કરવું છે. ભાઈઓ, આજથી 10 વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં 24 કલાક વીજળી પહોંચી ગઈ. અને ભાઈઓ બહેનો, તમારા પાસેથી આશીર્વાદ લઈને ગયો તો મેં નક્કી કર્યું કે ભારતમાં પણ ગામે ગામ વીજળી પહોંચાડી છે, અને મેં પહોંચાડી. 18,000 ગામ વીજળી પહોંચાડવાના બાકી હતા, એ મેં પૂરા કર્યા. 10 વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં વીજળી પહોંચી ગઈ હતી. ભાઈઓ, આજે અમારો આ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો પશુપાલકોનો જિલ્લો કહેવાય આમ તો, પરંતુ ડેરી ડચકા ખાતી હતી. પશુપાલકને બિચારાને ઢોરને ખવડાવવા જેટલા પૈસા નહોતા મળતા, એના પશુઓને હિજરત કરાવવી પડતી હતી. એ અમારે જોયું હતું. આપણે આવીને નીતિઓ બદલી, નીતિઓમાં પરિણામ લાયા, અને ડેરી સેક્ટરમાં આજે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાએ મોટો પ્રભાવ પેદા કરી દીધો છે. ભાઈઓ, અમારું ડેરી સેક્ટર આજે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની અંદર વધી રહ્યું છે, આગળ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. એ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે ભાઈ, અને એનો પ્રભાવ પણ સારો પડ્યો છે. આજે લગભગ દરેક મંડળીમાં
મિલ્કના ચિલિંગ યુનિટ એ કેમ શક્ય બન્યું ભાઈ? પેલી 24 કલાક વીજળી આવી ને એટલે શક્ય બન્યું. અને એના કારણે દૂધને સાચવવાની સુવિધા વધી ગઈ, દૂધની ક્વોલિટી પણ ઉત્તમ થવા માંડી, દૂધ બગડતું બચી ગયું અને મારા પશુપાલક ભાઈઓ બહેનોના ખિસ્સામાં રૂપિયા આવતા થયા. ભાઈઓ, 20 વર્ષ પહેલા આપણા ગુજરાતમાં 60 લાખ મેટ્રિક ટન દૂધનું ઉત્પાદન થતું હતું. આજે લગભગ 250 લાખ મેટ્રિક ટન ઉત્પાદન થાય છે ભાઈઓ, 250 લાખ મેટ્રિક ટન. અને અમારી સુરસાગર ડેરી, અમારી સુરસાગર ડેરી તો સુખસાગર થઈ ગઈ છે, સુખસાગર. અને મેં એ વખતે કહ્યું હતું કે આ સુરસાગર ડેરીને મારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની સુખસાગર ડેરી બનાવી છે અને આજે બની ગઈ. એક જમાનો હતો 70-75 હજાર લીટર દૂધ પ્રોસેસિંગ થતું હતું. આજે 7 લાખ લીટર દૂધ અહીંયા પ્રોસેસ થાય છે ભાઈઓ. અને 20 વર્ષ પહેલા આ ડેરી નુકસાનમાં ચાલતી હતી. કર્મચારીઓને પગાર નહોતા મળતા, દૂધ ભરવા આવે ને એને કહેતા હતા પૈસા કાલે મળશે, આવી દશા હતી. ખાલી સગાવાળાને કોંગ્રેસવાળા વેચી દેતા હતા. આજે 1200 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર છે મારી સુખસાગર ડેરીનું ભાઈઓ. અને એનો લાભ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ગામડાને મળ્યું, નર્મદાનું પાણી મળ્યું, વીજળી મળી, ડેરી સરસ ચાલી. કેટલા બધા લાભ થાય તમે જાણો ભાઈઓ. અને જ્યારે હું ખેડૂતની વાત કરું ને ભાઈ, ઘણીવાર કેટલાક લોકો આવીને કે અમે આ આપીશું, પેલું આપીશું, અમે આ આપ્યું, પેલું આપ્યું. મને કંઈ ખબર જ નથી હોતી ભાઈ. દેશ માટે કેવી રીતે કામ થાય છે એની ખબર નથી હોતી આ લોકોને. તમને યુરિયા મળે, મારા ખેડૂત ભાઈઓને, તમને યુરિયા મળે તો તમને એમ લાગે કે ચલો ભાઈ ખેતીનું કામ થશે. એક જમાનો હતો યુરિયા લેવા જાઓ ને તો રાત્રે લાઈનમાં જઈને ઊભા રહેવું પડતું હતું અને પોલીસવાળા આવીને લાઠીઓ મારે અને યુરિયા પાછલા બહારથી બીજે વેચાઈ જાય. ખેડૂતો બિચારા હાથ ખસતા રહી જાય. આવા દિવસો હતા. આજે યુરિયા સમય પર પહોંચે, ખેડૂતોને પર્યાપ્ત યુરિયા મળે એના માટેની આપણે સુનિશ્ચિત ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ. પણ એની સાથે મોટી વાત એ છે, મારા ખેડૂત ભાઈઓને વાત પહોંચાડજો ભાઈઓ, પહોંચાડજો. તમે એમને હાથ ઊંચા કરીને કહો તો કહું, પહોંચાડશો? યુરિયા આપણા દેશમાં નથી બનતું, આપણે બહારથી લાવવું પડે છે, વિદેશમાંથી લાવવું પડે છે. અને આ લડાઈઓના કારણે આજે યુરિયાની થેલી, એક થેલી આપણે 2000 રૂપિયામાં લાવીએ છીએ. કેટલામાં? જરા જોરથી બોલો ને, કેટલામાં લાવીએ છીએ? એક યુરિયાની થેલી કેટલામાં લાવીએ છીએ? કેટલામાં? અને ખેડૂતને કેટલામાં આપીએ છીએ ખબર છે? 270 રૂપિયામાં. કેટલામાં આપીએ છીએ ખેડૂતને? 2000 રૂપિયાની થેલી લાવીએ અને એક ખેડૂતને 270 રૂપિયામાં આપીએ છીએ. આ બધો જે બોજ છે ને લાખો રૂપિયાનો, લગભગ 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયા, 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયા આ યુરિયા સસ્તું આપવા માટે આ ભારત સરકાર પોતાના ઉપર બોજ વહન કરે છે. ત્યારે ખેડૂતને યુરિયા પહોંચે. ભાઈ જરા ખેડૂતોને કહેજો તમે આટલું, એમને ખબર પડે કે આ બહારથી આવીને ગપ્પા મારવા વાળા લોકો તમે કેવા મૂર્ખ બનાવે છે. ભાઈઓ બહેનો, હવે તો અમે એક નવું કામ કર્યું છે. અમે યુરિયાની ભારત બ્રાન્ડ બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે. तो गुजरात के सुरेंद्रनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन हम आपको दिखा रहे थे, चुनावी जनसभा को ये संबोधित कर रहे थे। ऐसे में चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और जो अभी तक की उपलब्धियां रही हैं बीजेपी की सरकार की, तो किस तरह से वो उपलब्धियां रही हैं उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से गिनवा रहे थे कि किस तरह से जो पानी की किल्लत थी उसको दूर किया गया, जो टैंकर माफिया थे उनसे निजात दिलाई गई। इसके अलावा 10 साल पहले कैसे बिजली गाँव गाँव तक पहुंचाई गई, तो जो
तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के जो काम हुए हैं, जिसने बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत किया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उपलब्धियां गिना रहे थे और साथ ही साथ कांग्रेस ने जिस तरह से काम उस क्षेत्र में किया है या जो उसकी नाकामयाबी रही है कांग्रेस की, वो भी यहां पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यहां पर रखी हैं और उसके अलावा कांग्रेस पर करारा हमला भी किया है। और आइए अब सीधे चलते हैं गुजरात के भरूच में, जहां कई पार्टियां और चुनावी रैली में बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा ले रही हैं और इस बारे में अपने संवाददाता नीरज सिंह से बातचीत करते हैं। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। नीरज, जब भरूच की हम बात करें और हम पूरे गुजरात की बात करें तो तमाम ऐसे क्षेत्र गुजरात में हैं जहां पर लगातार विकास देखने को मिला है। ऐसे में जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष जब वहां पर अब की बार ताल ठोक रहा है, जोर शोर से रैलियां हो रही हैं, जोर शोर से लोगों से चुनावी वादे किए जा रहे हैं, मूलभूत जो मुद्दे हैं विपक्ष के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो सरकार को करारी चुनौती यहां पर देता हुआ नजर आएगा? विपक्ष की भूमिका जो है वो अब की बार कितनी टफ यहां पर नजर आती है और कितने व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो लोगों का क्या कहना है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं, क्या माहौल नजर आ रहा है अब की बार चुनावी मिजाज का? देखिए गौरव, अगर हम विपक्ष की बात करें और ख़ास तौर से अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें और कांग्रेस पार्टी का जो नारा है कि विकास बोलता है, यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कटाक्ष किया है और उन्होंने ये कहा है कि पिछले 27 सालों से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता में नहीं है, तो कौन सा विकास उनका बोल रहा है और बार बार किस विकास की बात कांग्रेस पार्टी करती है जबकि वो यहाँ पर कई सालों से सत्ता में नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है और आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज भी 3 रैलियां प्रधानमंत्री की गुजरात में हैं इस समय। एक रैली वो कर चुके हैं, दूसरी जो रैली है वो भरूच में जम्बूसर में होने वाली है, इसके साथ नवसारी में एक जो रैली है उनकी होने वाली है। विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वो सरकार को या कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर घेरने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि आज राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर गुजरात पहुंच रहे हैं। सूरत में एक चुनावी सभा है, उसको संबोधित करेंगे और इसके अलावा सौराष्ट्र में भी राहुल गांधी पहुंचेंगे और राजकोट में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी लड़ाई में अपने आप को दिखाने की लगातार कोशिशें कर रही है। हालांकि जैसा प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है वैसा प्रचार कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस एक अलग रणनीति पर काम कर रही है और गांव-गांव और शहर-शहर, गली-गली में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो एक कह सकते हैं कि लोगों तक पहुंच रहे हैं। कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है। राहुल गांधी जरूर आज दस्तक दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले ना तो सोनिया गांधी और ना ही प्रियंका गांधी यहाँ पर प्रचार करती हुई प्रतीत हुई और ना ही कोई स्टेट का कोई बड़ा नेता। दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार जो अपने दिल्ली मॉडल है या पंजाब मॉडल की बात यहाँ पर जो आम लोग हैं उनसे करती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन हमको ऐसा लगता है, जैसा हमने यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत की और जो मतदाता हैं उनका जो रुख है वो टटोलने की कोशिश की, जो मुख्य मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने 150 का लक्ष्य रखा है और ये अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ा लक्ष्य है अब तक के गुजरात चुनावों में देखें, क्योंकि 1985 में जो कांग्रेस पार्टी है उसने 145 का लक्ष्य प्राप्त किया था, जबकि अभी तक उस 145 के लक्ष्य को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गुजरात के अंदर नहीं पाई है अभी तक। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 150 का लक्ष्य रखा है और कांग्रेस पार्टी भी 125 के लक्ष्य पर आगे चल रही है। तो घमासान जबरदस्त है गुजरात के अंदर। थोड़ी थोड़ी जो सर्दी है उसने भी दस्तक गुजरात में देनी शुरू कर दी है, लेकिन राजनीतिक तापमान है यहाँ पर बढ़ा हुआ है। बिल्कुल नीरज, आम आदमी पार्टी का आपने जो जिक्र किया उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह है कि वो मॉडल पेश कर रहे हैं, दिल्ली का मॉडल दिखा रहे हैं, पंजाब का मॉडल दिखा रहे हैं, सिनेरियो तो हर जगह अलग अलग है। गुजरात की जब हम बात करते हैं, वहां की जमीनी स्तर की बात करते हैं, जमीनी हकीकत की बात करते हैं, तो गुजरात की मॉडल की तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है, तारीफें होती हैं, प्रशंसा होती है। तो ऐसे में गुजरात का मॉडल तो पहले से ही बेहतर है और उसको कैसे और ज्यादा हाईटेक किया जाए, उसको और कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अग्रसर होकर काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। इसलिए गुजरात का जो बुनियादी ढांचा है वो और ज्यादा मजबूत हुआ है। तो केजरीवाल के पास कोई ऐसे मुद्दे तो है नहीं जिसको लेकर वो जमीनी स्तर पर आए और एक इलेक्शन को टफ बनाए।
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ जब डबल इंजन की बात करती है तो उस डबल इंजन में जो नीतियाँ केंद्र सरकार बनाती है उन्हीं नीतियों का जो पालन है वो राज्य सरकार करे, और राज्य सरकार जिन बातों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है केंद्र सरकार उसमें सहायता करे। तभी जो डबल इंजन की सरकार है वो सही कह सकते हैं कि मायने में धरातल पर दिखाई देती है। और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी लगातार डबल इंजन की बात करती है कि जो विकास है उसको और रफ्तार दी जाए। जहाँ तक केजरीवाल की बात है, दिल्ली मॉडल की जो चर्चा है वो यहाँ पर ज़रूर करते हैं। जिन स्कूल को लेकर जिन बातों का जिक्र केजरीवाल यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी जो स्कूल हैं उनकी बेहतर स्थिति है, अत्याधुनिक सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं जी। बड़े पैमाने पर जो सरकारी स्कूल है वो गांव-गांव में मौजूद हैं, और इसके अलावा हाईटेक जो एजुकेशन सिस्टम है वो गुजरात के अंदर मौजूद है। यही वजह है, आपने देखा होगा कि केजरीवाल यहाँ पर फ्री की जो सुविधाएं वो देने की लगातार बात करते हैं, चाहे वो 300 यूनिट फ्री देने की बात करें, इसके अलावा महिलाओं को एक मुश्त रकम देने की बात करें, बिजली और स्कूल जो एजुकेशन है उसको फ्री करने की बात करें, तो फ्री की बात केजरीवाल यहाँ पर ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। जिस मॉडल की वो बात करते हैं वो मॉडल यहाँ पर निश्चित तौर पर धरातल पर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक दुरुस्त मॉडल, नीरज, वही हम बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर ली जाए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की बात कर ली जाए, इन सब में गुजरात काफी आगे नजर आता है। अभी कुछ देर पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र नगर से सुन रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पानी की किल्लत है उसको भी दूर किया गया, वहां पर जो टैंकर माफिया थे उनको भी हटाया गया। तो ऐसे में तो लगातार पानी से लेकर बिजली तक और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो गुजरात के लोगों को लगातार मिलती रही है। 27 साल हो गए और इन 27 सालों में गुजरात में जो परिवर्तन देखने को मिला है वो अन्य देश के किसी राज्य में देखने को नहीं मिला है। क्या ये बात आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को समझ में आ रही है? देखिए, बिल्कुल उनकी समझ में आ रही है, और यही कारण है कि वो फ्री की जो स्कीम है उनको यहाँ पर लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस पानी का जिक्र किया, निश्चित तौर पर इससे पहले भी हम गुजरात इलेक्शन में आए हैं गौरव, और हमने देखा है कि जो सौराष्ट्र का इलाका है वो पानी की जो समस्या है उससे पीड़ित रहा है। और जब मुख्यमंत्री यहाँ पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय उन्होंने यहाँ के पानी की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार काम किया। और आज अगर आप देखें पूरे सौराष्ट्र में पीने का पानी मौजूद है, पूरे सौराष्ट्र में सिंचाई की सुविधा है, सोनी परियोजना वो यहाँ मौजूद है, जिसकी वजह से जो किसान है एक साल में 2-2, 3-3 फसल ले पाता है। अगर आप दिल्ली में देखें कि दिल्ली में आज भी टैंकर सिस्टम लागू है। जिन वायदों को दिल्ली वासियों से केजरीवाल सरकार ने किया था, चाहे वाईफाई लगाने की बात हो, सुरक्षा देने की बात हो, महिलाओं को या जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको पक्का रोजगार देने की बात हो, तो उन वायदों को आज तक पूरा नहीं कर पाए केजरीवाल सरकार। पंजाब के अंदर भी यही स्थिति है, टीचरों को पक्का करने की बात की थी लेकिन वहाँ पर भी टीचर लगातार आंदोलित हो रहे हैं। तो वो यहाँ पर अपने किसी मॉडल की जो चर्चा है वो तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि गुजरात मॉडल आज पूरी दुनिया में एक ऐसे मॉडल के रूप में है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यही कारण है कि वो फ्री की जो सुविधाएं उसको देने की बात करती हैं, जबकि गुजराती फ्री की सुविधाएं नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि जो विकास की रफ्तार अभी तक चलती आई है वही विकास की रफ्तार आगे भी चलती रहे। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी भी फ्री की चर्चा कर रही है, केजरीवाल भी फ्री की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल नीरज, ये काफी महत्वपूर्ण है और इसी पर आप नजर भी बनाकर रखिएगा, क्योंकि लगातार जो रैलियों का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जिस तरह की स्थितियां होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनता है वो जनार्दन है, और वही जब मतदान करेगी तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब की बार सत्ता में वापसी होती बीजेपी की या कुछ और नया देखने को मिलता है। क्योंकि तस्वीर डेवलपमेंट के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से लगातार गुजरात की बदलती हुई नजर आई है इस कार्यकाल में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है, हम जल्द लौटते हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वरिष्ठ IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी ने भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ कैडर के 1995 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी ने अपना पदभार संभाला। इससे पहले गौरव द्विवेदी सरकार के नागरिकों से संबंधित संवाद मंच माई गोव इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।
कार्यभार ग्रहण करने के पहले प्रसार भारती सचिवालय में उनका अधिकारियों ने स्वागत किया। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। बाद में सीईओ की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। गौरतलब है कि शशि शेखर वेम्पति 2017 से 2022 तक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। वेम्पति का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद इस साल जून में दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। देखिए। हमारे साथ हैं गौरव द्विवेदी साहब, जिन्होंने आज ही पदभार ग्रहण किया है प्रसार भारती सीईओ का। सर, कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं? प्रसार भारती के जो 2 कंपोनेंट्स हैं, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, हम शायद उस आखिरी जनरेशन के लोग हैं जो केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के साथ बड़े हुए। उसके बाद पिछले 2 दशक में, 2.5 दशक में काफ़ी तेज़ी से निजी चैनल्स, चाहे वो रेडियो पर हों चाहे टीवी पर हों, उनका मार्केट शेयर बढ़ा है और आगे के जो जनरेशन्स हैं उन्होंने जो है वो बहुत चॉइस देखी है। बावजूद इसके आज भी प्रसार भारती के जो आउटरीच है उसको आमतौर पर माना जाता है कि वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड न्यूज़ ब्रांड्स हैं। इंटरटेनमेंट के मामले में वो जो दौर था, बुनियाद से लेकर बहुत सारे सीरियल्स जो घर घर में देखे जाते थे, आज हम थोड़ा कमज़ोर हुए हैं। तो इंटरटेनमेंट को सर स्ट्रेंथन करने के लिए आपकी क्या योजना है? मैं नहीं कहूँगा कि कमज़ोर हुए हैं। इट्स अ मैटर ऑफ probably being able to assess what the public wants to see, जो उनको देखने की इच्छा है। लेकिन साथ ही साथ हमारा ये भी रोल है कि उनको एक बैलेंस्ड हम लोग व्यू प्रोवाइड करें। तो उसके नज़र से ज़रूर आगे जब चर्चा करेंगे सब लोगों के साथ में, जब अभी तक जो कार्रवाई चल रही हैं उनकी जब विवेचना करेंगे, तो ज़रूर ये स्पष्ट होगा कि इसको हम लोग और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और ये केवल कोई एक बार करने वाली चीज़ नहीं होगी, ये तो लगातार रोज़ करने वाली चीज़ होगी। तो उसके सिस्टम्स ज़रूर यहाँ पर अभी भी होंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि उनको और मजबूत किया जाए और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। तो प्रसार भारती के सीईओ के रूप में गौरव द्विवेदी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आईएएस कैडर बैच के ये रहे हैं और ऐसे में अब आने वाले समय के लिए तमाम नीतिगत जो फैसले हैं वो लेते हुए नजर आएंगे, जिससे आने वाले समय के लिए और ज्यादा प्रगति देखने को मिले। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की ऊर्जाधानी सिंगरौली, जो कि भारत सरकार के आकांक्षी जिलों में शामिल है, यहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन का बेहतरीन क्रियान्वयन देखा जा रहा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों में शामिल सिंगरौली प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जिसके कारण प्रदूषण यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। आकांक्षी जिला होने के कारण जिले के विकास के लिए केंद्र की कई योजनाएं चल रही हैं। इसी के तहत निगम द्वारा 42 करोड़ की लागत से ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कराया गया, जिसमें कचरे को खाद में बदला जा रहा है और इस खाद का उपयोग खेती करने में किया जा रहा है। इसी के साथ सिंगरौली में 1.5 करोड़ की लागत से स्वच्छता उपकरण की व्यवस्था की गई है, जिससे सफाई कर्मचारियों के जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे स्वच्छता एक आंदोलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों की टीमें घर घर जाके लोगों को जागरूक करती हैं कि स्वच्छता में क्या क्या करना है, सोर्स पे ही कचरा को सेग्रीगेट करना है। जो हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, उसमें हम कचरे को अलग अलग कंधों में डालें। साथ में कूड़ा कचरा न जलाएं, प्लास्टिक का उपयोग न करें, और जो भी हमारे निर्देश समय समय पे आते हैं जनता के पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हम स्कूलों में जाके स्वच्छता का संदेश बच्चों में फैलाते हैं। सिंगरौली में हजारों स्वयंसेवी वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे यहाँ लोगों में गीला सूखा कचरा अलग फेंकने के साथ ही मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नगर निगम की डोर टू डोर गाड़ियों में फेंकते हैं, जिससे इसके निपटान में बहुत मदद हो रही है। ग्रामीण महिलाओं को समझाते हैं कि सैनिटरी पैड का जो यूज करती हैं वो बाहर न फेंकें और पेपर में रैप करके निगम द्वारा संचालित वाहन में डालें। और कई बार हमें समझाना पड़ा है कि बाहर खुले में फेंकने से बीमारियां फैलती हैं। हम प्रतिदिन अपने शहर के वार्डों में विजिट करते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, जिससे लोगों में निरंतर बदलाव देखा जा रहा है। पहले की तुलना में जैसे हम पहले जाया करते थे वार्डों में, तो वहाँ के रहवासी गीला सूखा कचरा, जैविक अपशिष्ट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो भी होते थे सब मिक्स करके देते थे। लेकिन हमारे प्रयास और नगर निगम के प्रयासों से अब सभी रहवासियों के घर पे 2 तरह के डस्टबिन हमें मिलते हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत हमने काफ़ी बदलाव देखा है। हमारे सिंगरौली की अगर बात करें तो हमारे दुकानों में टाइम टू टाइम कचड़े वाली गाड़ियाँ आती हैं और वो यहाँ से कचरा संग्रहण करके ले जाती हैं। साथ ही अगर घर मोहल्लों की बात की जाए तो हमारे मोहल्ले में भी ये सुविधा प्रदान की गई है। हमारे घर तक गाड़ियाँ आती हैं और घर से कचरा को संग्रहण करके वो ले जाते हैं। अगर इस दौरान कोई जागरूक नहीं है तो उसको बहुत ही अच्छे तरह से वो जागरूकता प्रदान करते हैं, समझाते हैं कि स्वच्छता के लिए किए जा रहे इन प्रयासों का ही फल है कि आज सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्वच्छता रैंकिंग 2022 में 7वें पायदान पर है, वहीं देश में इसका 35वां स्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।